हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मैग्नेट विंस के हिंदी चैनल पर। मैं राहुल गौतम आज आपके लिए लेके आया हूं अर्थशास्त्र कक्षा 11वीं में व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ। इसमें हम जानेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रकारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम इस वीडियो को खत्म करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। लेके आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ। तो अर्थशास्त्र को एक बार रिवाइज कर लेंगे। अर्थशास्त्र क्या होती है? जैसा कि हमने पढ़ा था, अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि सर, जो संसाधन हमारे पास सीमित हैं, उन सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुए हमें अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इसको सर हम अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे ही जब बात आती है व्यष्टि अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हो जाती हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। जैसा कि नाम भी हमें सजेस्ट करता है, व्यष्टि मतलब कि माइक्रो, मतलब कि छोटा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी हम इसको बोलते हैं, जहां पे हम किसी एक व्यक्तिगत इकाई के बारे में बात कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मैं किसी एक फर्म के उत्पादन एवं लागत के बारे में बात कर रहा हूं, एक फर्म कितना उत्पादन कर रही है उसकी चर्चा कर रहे हैं हम, या एक व्यक्ति का उसका व्यवहार कैसा है कि वो किस प्रकार अपने खर्चे करता है, उसके बारे में जब मैं चर्चा कर रहा हूं, तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का मत बनता है। तो यहाँ पे कुछ अर्थशास्त्री हैं, उनका अपना अलग अलग मत भी रहा है, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखते हैं प्राचीन अर्थशास्त्रियों के मतानुसार, प्राचीन अर्थशास्त्रियों के मतानुसार अर्थशास्त्र की प्राचीन अर्थशास्त्रियों के मतानुसार अर्थशास्त्र में उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा सार्वजनिक राजस्व का ही समावेश होता है। तो जो पुराने अर्थशास्त्री हैं वो ये 5 बातों के अंतर्गत ही हमारा अर्थशास्त्र को कंसीडर कर रहे होते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में यह दृष्टिकोण संकुचित है। संकुचित मतलब कि छोटा माना जा रहा है तथा एक पक्षीय अर्थात मूल सिद्धांत से संबंधित ही माना जाएगा। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत है कि अर्थशास्त्र का अध्ययन मूल सिद्धांत, प्राइस थ्योरी तक ही सीमित नहीं है, अपितु अर्थव्यवस्था से भी संबंध रखता है। इस प्रकार आधुनिक अर्थशास्त्री दो स्वरूपों पर बल देते हैं। अब बात को यहाँ पे समझना, क्या बोल रहे हैं हम, कि जो हमारे पुराने अर्थशास्त्री थे, प्राचीन काल के अर्थशास्त्री थे, उनका ऐसा मानना था कि जो अर्थशास्त्र है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही समाहित होता है। उनका मानना था ये 5 चीज़ों पर अगर आप बात कर रहे हैं तो अर्थशास्त्र है। लेकिन जो हमारे आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, उनका मानना है कि अर्थशास्त्र में आपको सिर्फ एक व्यक्तिगत इकाई की चर्चा ना करते हुए अर्थव्यवस्था के बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी। इसलिए अर्थशास्त्र के 2 पहलू उन्होंने हमें, आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने 2 पहलू दिए। पहला पहलू दिया व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा दिया हमें समष्टि अर्थशास्त्र। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या है हमारे पास। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है हमारे पास, यहाँ पे हम लिख रहे हैं अंग्रेजी भाषा में माइक्रो शब्द का अर्थ है छोटा या सूक्ष्म। व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थ विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अर्थशास्त्र के छोटे छोटे भागों या विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। सिंगल इकाई, एकल इकाई के बारे में चर्चा हो रही है। एक फर्म का अध्ययन, एक उद्योग का अध्ययन, एक व्यक्ति का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, जो कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थशास्त्र के अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आप एक चीज और यहीं से समझना स्टार्ट कीजिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से ही कैसे समष्टि अर्थशास्त्र पे हम पहुंचते हैं। क्योंकि जब एकल इकाइयों को इकट्ठा कर दिया जाता है, जब इनको योग कर दिया जाता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र बनती है। क्योंकि जब मैं, जैसे कि राष्ट्रीय आय की यहाँ पे चर्चा की गई है, राष्ट्रीय आय की जब हम बात करते हैं तो व्यक्तिगत आय को हम जोड़ देते हैं तो हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। अब व्यक्तिगत आय की जो गणना है, जो कल्पना है, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में होगी, और जैसे ही मैं इसको राष्ट्रीय आय के रूप में देखूंगा तो ये मेरा समष्टि अर्थशास्त्र का भाग बन जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो बड़ा पहलू है, व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटा पहलू है। ठीक है जी। व्यष्टि अर्थशास्त्र को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे कि कीमत सिद्धांत, मूल्य का सिद्धांत, कीमत तथा उत्पादन का सिद्धांत तथा सामान्य अर्थशास्त्र।
व्यष्टि अर्थशास्त्र को सामान्य अर्थशास्त्र, कीमत का सिद्धांत, लागत का सिद्धांत या मूल का सिद्धांत के नामों से भी जाना जाता है। अब ये क्यों जाना जाता है, मैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में आपको कंफर्म करूंगा कि क्यों हम इसको दूसरे नामों से भी जानते हैं। चलिए जी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारे पास। अर्थशास्त्र की समस्याएं, हालांकि इसके बारे में हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से समझ लेते हैं अर्थशास्त्र की समस्याओं के बारे में। अब अर्थशास्त्र की 3 मुख्य समस्याएं हैं। पहली समस्या हमारे पास है कि हमारी आवश्यकताएं जो हैं वो असीमित हैं। अब आवश्यकताएं असीमित कैसे हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। अब असीमित आवश्यकताएं ऐसे हैं कि हमें अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं की आवश्यकता होती है। इसको 2 नजरिए से समझ सकते हैं हम। पहला नजरिया ये है कि मुझे किसी भी चीज में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, मुझे या आपको या हमारा एक इंसानी स्वभाव है कि जब हमारी एक इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो उसके तुरंत उपरांत हमारी दूसरी इच्छा जो है वो जागृत हो जाती है। तो एक नजरिया तो ये हो गया, इसलिए कभी भी मेरी जो आवश्यकता है वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। पहला तो ये इसलिए हो गया, हम बोल रहे हैं असीमित आवश्यकता है। दूसरा, इसको और लॉजिकली अगर हम समझें तो हमारे जो अर्थ है इसकी भी एक कैपेसिटी है, इसके पास भी संसाधन जो है वो किन्हीं न किन्हीं मात्रा में सीमित है। अब लेकिन इस अर्थ की जो जनसंख्या है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, उसमें वृद्धि हो रही है। तो अब जब वृद्धि हो रही है तो जो जनसंख्या बढ़ रही है उन सभी बढ़ी हुई जनसंख्याओं को अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं की आवश्यकता होगी। अब उनकी पूर्ति करने के लिए संसाधन तो नहीं बढ़ रहे हमारे पास, संसाधन तो सीमित है। इसलिए इस नजरिए से भी हम बोलते हैं कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं, लगातार बढ़ते जा रही हैं। अब दूसरे पक्ष पे आते हैं, हम दूसरी समस्या पे आते हैं जो कि है सीमित संसाधन। संसाधन मतलब कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, मान लेते हैं आपको जीवन यापन करने के लिए जो बेसिक चाहिए होता है वो रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है। अब रोटी, कपड़ा और मकान को बनाने के लिए मुझे कुछ संसाधन चाहिए, जैसे कि मुझे चाहिए भूमि, मुझे चाहिए पूंजी, मुझे चाहिए श्रम, और क्या चाहिए इसके अलावा, मुझे चाहिए एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम उद्यमी बोलते हैं जो इन सब को इकाइयों को स्टार्ट करेगा, और मुझे चाहिए क्या, भौतिक संसाधन जैसे कि मशीन वगैरह, इन सब की मुझे आवश्यकता होगी। अब इन संसाधनों का उपयोग करते हुए मुझे इन वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण करना है। अब ये संसाधन जैसा कि हम समझते हैं सीमित हैं, इनकी मात्रा सीमित है, जैसे कि भूमि जो कि नहीं बढ़ रही है, लेकिन जनसंख्या मतलब कि आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। अब इसके बाद जब हम आते हैं तीसरी समस्या पे कि जो हमारे पास संसाधन है, इन संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग है, मतलब कि इस भूमि पे मैं रह भी सकता हूं और इसी भूमि पे मैं कृषि करके अपनी रोटी भी कमा सकता हूं या रोटी भी बना सकता हूं। तो सभी संसाधनों के क्या है मेरे पास, वैकल्पिक उपयोग भी हैं। अर्थशास्त्र में यही देखा जाता है कि कैसे हम एक व्यक्ति या कोई समाज अपने सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुए अपनी असीमित आवश्यकताओं में से अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश करता है। यह समस्या एक व्यक्ति के पास भी है, यह समस्या एक सरकार के पास भी है, यह समस्या राज्यों के पास भी है, यह समस्या समाज के पास भी है। सभी के साथ यह समस्या है, किसी भी व्यक्ति के पास इस दुनिया में संसाधन असीमित नहीं है और आवश्यकताएं सीमित नहीं है। तो इन समस्याओं से हम रूबरू हो रहे हैं। इन बातों का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। जब मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में ये अध्ययन करूंगा तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा। जब मैं सभी इकाइयों के बारे में, समग्र इकाइयों के बारे में जब मैं अध्ययन करूंगा तो वो समष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। ठीक है जी, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। तो जैसा कि अर्थ से या परिभाषा या समस्याओं से निकल के आया, तो जो विशेषताएं हैं वह भी हमें वही चीज बताने वाली हैं, लेकिन नजरिया बदल जाएगा। देखते हैं, जैसे कि पहली लाइन लिखी है हमारे पास, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन क्या करता भैया,
पहली विशेषता क्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र की कि सर ये व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। तो क्या लिखा है इसके अंदर, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम उन व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उत्पादन और व्यक्तिगत उपभोग की व्याख्या करते हैं जिनका संबंध समूहों या व्यापारिक स्थितियों से नहीं है। मतलब कोई यहाँ पे ग्रुप नहीं है, कोई समूह नहीं है, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं एक व्यक्ति के कंजम्पशन पैटर्न की बात कर रहा हूं कि कोई एक व्यक्ति जो है वो किस प्रकार अपने पैसों को खर्च करता है, कैसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। जब मैं पूरे एक समाज की कल्पना, जब मैं एक पूरे समाज के बारे में अध्ययन करूंगा तो वो समष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। चलिए दूसरा क्या है, व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण। अब व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, पूरी व्यष्टि अर्थशास्त्र का कंक्लूजन है। जब हम लास्ट चैप्टर जब पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम मूल्य निर्धारण करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अभी हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास एक कर्व होगा, उस कर्व से हम समझेंगे। उदाहरण के लिए ये मांग वक्र है और ये आपूर्ति वक्र है। अब सर आपने ऐसे क्यों बना दिए इन दोनों को, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास प्राइस है और यहाँ पे मेरे पास क्या है, क्वांटिटी है। ये मेरे लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मैंने प्राइस और क्वांटिटी ले लिया है। तो प्राइस जो है मेरी यहाँ से 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ क्वांटिटी 1, 2, 3, 4 और 5 हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा। तो अब जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है तो मेरा जो उपभोक्ता है वो डिमांड को कम करते जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही मैंने प्राइस 4 की है उसने डिमांड 1 कर दी है। लेकिन जो आपूर्ति करता है, इधर मेरा आपूर्ति करता है, ठीक है, वो क्या करता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाती है वो अपनी आपूर्ति बढ़ाते जाता है। तो जिस पॉइंट पे आके ये दोनों मिलेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, ये हमारा मूल्य निर्धारण बिंदु कहलाएगा। ये हमारा मूल्य निर्धारण बिंदु कहलाएगा। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 5 में लास्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो क्या करती है, व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण करती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को मूल्य सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें मांग और आपूर्ति दैट इज पूर्ति के द्वारा विभिन्न वस्तुओं के व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण किए जाते हैं। इस संबंध में मांग एवं पूर्ति की घटनाओं का भी अध्ययन किया जाएगा, जो कि मांग अपने आप में एक यूनिट है, एक चैप्टर है, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे, और आपूर्ति भी अपने आप में एक पूरा चैप्टर है। तो इसके बाद जो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको वो यही थ्योरी है जिसको हम एंड में कंक्लूड करेंगे प्राइस के साथ। तीसरी जो विशेषता है व्यष्टि अर्थशास्त्र की वो छोटे छोटे चरों का अध्ययन है। मतलब क्या है भैया, छोटे छोटे चरों का अध्ययन क्या है, हम यहाँ पे कोई बहुत विस्तृत या कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों को समझ रहे हैं, उससे हम कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। अर्थशास्त्र में छोटे छोटे चरों के अध्ययन पर बल दिया जाता है। इन चरों का प्रभाव इतना कम होता है कि इनके परिवर्तनों का प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता। अब इसको समझिए बहुत ध्यान से। यदि आप एक उपभोक्ता हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था में आप एक उपभोक्ता हैं और आप एक सिंगल इकाई की बात कर रहा हूं मैं, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मैं आपकी स्टडी कर रहा हूं। तो यदि आप किसी वस्तु की मांग नहीं करते हैं तो उसके कारण उसकी प्राइस पे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि आप सिंगल इकाई हैं, आप उसको परिवर्तित नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जब हम समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे और सारे कंज्यूमर अगर उसकी मांग नहीं करेंगे तो उसकी प्राइस को जरूर फ्लैक्चुएट कर सकते हैं। तो यहां पे हम क्या लिख रहे हैं कि इतना प्रभाव इतना कम होता है कि इनके परिवर्तनों का प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पे नहीं पड़ेगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र का कोई भी सिंगल इकाई, अच्छा ये चीज आपूर्तिकर्ता के लिए भी होती है कि अगर वो सप्लाई कम कर दे या सप्लाई रोक के रख ले तो वो अकेला बाजार को नहीं चला सकता है, उसके लिए हमें समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए एक उपभोक्ता का उपभोग एवं एक उत्पादक का उत्पादन संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं कर सकता। तो यहां पे हमने 3 विशेषताएं देखी व्यष्टि अर्थशास्त्र की। क्या थी भैया, पहली हमारी व्यवस्था क्या थी, पहली विशेषता क्या थी, पहली विशेषता थी सर कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, दूसरी व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण किया जाता है, और तीसरी छोटे छोटे चरों का अध्ययन यहां पे देखने को मिलता है।
इसके बाद आता है मेरे पास व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण अंग, या यहीं से आपके बाकी चैप्टर्स निकल के आ रहे हैं। तो एक चैप्टर आपका उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत एवं मांग का सिद्धांत, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये काफ़ी डिटेल में है, मांग क्या होती है, किस प्रकार ये निर्धारित होती है, तरह तरह की चीज़ों के बारे में हम इस पर बात करने वाले हैं। फिर दूसरा चैप्टर आएगा आपका उत्पादक व्यवहार सिद्धांत या पूर्ति का सिद्धांत, और इन दोनों की कंबाइंड स्टडी बनेगा मेरा तीसरा मूल्य सिद्धांत या मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के पारस्परिक संबंध द्वारा निर्धारित मूल्य का सिद्धांत। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। तो 3 महत्वपूर्ण अंग क्यों हैं और कैसे इनकी शुरुआत हुई, जरा इस बात को हम समझते हैं। देखो, शुरुआत से मैं बोल रहा हूं, अर्थशास्त्र की शुरुआत समस्याओं से हो रही है, मतलब कि या तो आपके उपभोग से हो रही है, क्योंकि आपका उपभोग जो है वो असीमित है, और उपभोग मतलब कि उपभोक्ता एक पक्ष हो गया, ये हमेशा क्या कर रहा है, मांग कर रहा है। क्या कर रहा है, ये मांग कर रहा है। तो असीमित आवश्यकताएं जहां शुरुआत हुई थी, आप समझ लो वो कौन है, वो हमारा उपभोक्ता है। तो उसके व्यवहार के बारे में हम चर्चा करेंगे कि एक उपभोक्ता किस प्रकार व्यवहार करता है बाजार में, उसको कब जरूरत होती है, कब खर्च करता है, कैसे खर्च करता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत। दूसरा पक्ष जो संसाधन पक्ष है, जो समस्या दूसरी हमारे सीमित संसाधनों की थी, वो पक्ष हमारे लिए आता है कौन, उत्पादक। क्योंकि उत्पादक ने देखा कि बाजार में कुछ चीजों की आवश्यकता है, उनका निर्माण उसने किया, निर्माण करने के लिए उसके पास संसाधन चाहिए, तो इसलिए संसाधनों वाला जो पक्ष है वो कौन है, उत्पादक है। ठीक है, ये अब उत्पादक ये कब कम बनाएगा, कब ज्यादा बनाएगा, कैसे बनाएगा, किस प्राइस पे बेचेगा, उसके व्यवहार के बारे में यहां पे हम समझेंगे कि वो किस प्रकार व्यवहार करता है, कैसे वो अपनी लागतों को कम करता है, कैसे वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की बात करता है। क्योंकि दोनों ही यहां पे उपभोक्ता भी क्या चाहेगा, अधिकतम संतुष्टि चाहेगा, और उत्पादक क्या चाहेगा, अधिकतम प्रॉफिट चाहेगा। मतलब दोनों ही कैसे चल रहे हैं, ये क्रॉस में चलने वाले लोग हैं। एक बोलता है कि नहीं मुझे तो प्रॉफिट अधिक चाहिए, दूसरा बोलता है नहीं मुझे संतुष्टि अधिक चाहिए। तो दोनों को एक साथ कैसे मिल सकती है, तो जब इन दोनों की कंबाइंड स्टडी जो बनती है वो मूल्य निर्धारण का सिद्धांत है। ठीक है, जो मैं आखिरी चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। चलिए जी, ठीक है, ये भी समझ लिया। इसके बाद है, मतलब इसकी डिटेलिंग कर लेते हैं, हम इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। उपयुक्त विवेचना से व्यष्टि अर्थशास्त्र के 3 महत्वपूर्ण अंग स्पष्ट होते हैं। पहला, उपभोक्ता व्यवहार या मांग का सिद्धांत। इस सिद्धांत में यह स्पष्ट किया जाता है कि उपभोक्ता अपनी अधिकतम संतुष्टि के लिए अपनी आय को भिन्न भिन्न उपयोगों में किस प्रकार प्रयुक्त करता है। मूल्य एवं मांग का संबंध इस सिद्धांत की मूल बात है। किसकी बात कर रहे हैं हम, मूल्य एवं मांग का संबंध, मतलब कि किस प्राइस पे उपभोक्ता कितनी क्वांटिटी डिमांड करेगा, वो यहां पे महत्वपूर्ण चीज है, मतलब देखने वाली चीज होगी। तो इसको एक टेबल से हम समझते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। मान लेते हैं एक वस्तु है जिसकी कीमत है 1, 2, 3, 4, 5। तो उस वस्तु की जो डिमांड है वो इस प्रकार होनी चाहिए, 5, 4, 3, 2, 1। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ सर, हम एक जब कीमत है 1 रुपए में अगर वो वस्तु मिल रही है तो हम क्या करेंगे, 5 क्वांटिटी डिमांड करेंगे, और जैसे ही उसकी कीमत बढ़ के 2 रुपए हो जाती है हम उसकी डिमांड 4 कर देंगे। नंबर ऑफ क्वांटिटी रिड्यूस कर दिया 1 मैंने यहाँ पे। जैसे ही उसकी कीमत जो है 3 हो जाती है तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि कीमत बढ़ते जा रही है तो मैं क्या करूँगा, उसका कंजम्पशन कम करते जाऊंगा। ये बात महत्वपूर्ण है यहाँ पे। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में उपभोक्ता ऐसे ही बिहेव करता है, एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है कि कोई चीज महंगी होती है हम उसका कंजम्पशन कम करते जाते हैं, और जैसे ही वो सस्ती होना स्टार्ट होती है, देखो 5 से 4 हुआ तो 5 पे मैं 1 ले रहा था, 4 पे 2 लेना, जैसे ही 4 से 3 किया तो 3 लेने लगा, 3 से 2 मैंने प्राइस किया तो 4 लेने लगा, और 2 से 1 किया तो मैं 5 डिमांड करने लगा। इन सिद्धांतों की विवेचना हम करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है देख लेते हैं एक बार। उत्पादक व्यवहार या पूर्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत में यह स्पष्ट किया जाता है कि किसका उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए, अधिकतम लाभ प्राप्त करना ही उत्पादक का मुख्य ध्येय होता है। मूल्य एवं पूर्ति का संबंध इस सिद्धांत की मूल बात है।
अब मूल्य एवं पूर्ति यहां भी हम समझेंगे। पहले ये बात समझते हैं हम कि कितना उत्पादन किया जाए और किसका उत्पादन किया जाए। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अर्थशास्त्र हमें बताता है कि हम सभी वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकते और जितनी जरूरत है उतना हम नहीं कर सकते। क्यों? संसाधन सीमित है। इसलिए हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आता है, वैकल्पिक उपयोग आता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे उत्पादक क्या समझने का प्रयास करेगा कि मुझे किस तरह के प्रोडक्ट्स, किस तरह की वस्तुएं एवं सेवाओं का निर्माण करना है। दूसरी चीज वो क्या चाहेगा? कितना बनाना है। क्वांटिफाई करेगा कि मुझे कितना बनाना चाहिए, और कितना बनाना चाहिए किसके ऊपर निर्भर करेगा? जिससे कि उसको प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके। ठीक है जी, तो पहली बात तो ये बताना है। दूसरी बात क्या बोल रहे हैं, यहां पे मूल्य एवं पूर्ति का संबंध इस सिद्धांत की मूल बात है। तो मूल्य एवं पूर्ति, जैसे मैंने डिमांड और प्राइस का बनाया था, तो वैसे ही हम बनाएंगे यहाँ पे प्राइस, और यहाँ पे बनाएंगे हम सप्लाई। एक उत्पादक क्या सप्लाई करेगा? अगर प्राइस 1, 2, 3, 4 और 5 है तो 1 पे कितना सप्लाई करेगा? वो एक क्वांटिटी सप्लाई करेगा। 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5। सर ऐसा क्यों बता रहे हैं आप? ऐसा क्यों करेगा वो? क्योंकि कीमत बढ़ते जा रही है, तो वो क्या करेगा? वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत बढ़ती जा रही है तो वस्तुओं एवं सेवाओं की सप्लाई भी बढ़ा देगा, क्योंकि ज्यादा कीमत पे ज्यादा सामान बेचेगा तो उसको ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। बात समझ में आई? इसलिए वो इस तरह से बिहेव करेगा। और इसके साथ कंपैरेटिव स्टडी देखो आप, और उपभोक्ता कैसे बिहेव करेगा? 5, 4, 3, 2, 1। ये उपभोक्ता व्यवहार कर रहा है और यहां पे आपका उत्पादक व्यवहार कर रहा है। इन दोनों की कंबाइंड स्टडी तीसरी चीज आएगी। तो कहां पे आपका मूल्य निर्धारण होगा? देखिए 3 पे हो रहा है। जब कीमत 3 रुपए है तो उत्पादक भी 3 क्वांटिटी सप्लाई करने तैयार है, और इधर जो हमारा उपभोक्ता है वो भी 3 रुपए पे 3 क्वांटिटी खरीदने तैयार है। तो ये मेरा बन जाएगा इक्विलिब्रियम, या ये मेरा बन जाएगा एक ऐसा पॉइंट जहां पे मूल्य निर्धारण किया जा सकता है। क्या बात समझ में आई? जल्दी से बताइए। चलिए नेक्स्ट, तीसरी चीज क्या है इसके बाद? मूल्य का सिद्धांत, जो मैंने अभी आपको डिटरमाइन करके दिखाया था। यह सिद्धांत इस बात की व्याख्या करता है कि बाजार में मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के पारस्परिक संबंध द्वारा वस्तु का मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है। अर्थशास्त्रियों का विचार है कि यह सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, या ये हमारा सारांश है, कंक्लूजन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अगर हमने पढ़ा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र यदि हमने समझा है, तो हमें मूल्य निर्धारित करना आना चाहिए। कैसे होगा मूल्य निर्धारण? अब भी दिखाया था मैंने आपको। यहां पे आपने लिख दिया प्राइस कीमत, और यहां पे आपने लिख दिया डिमांड मतलब कि कौन? उपभोक्ता, और यहां पे आपने लिख दिया सप्लाई मतलब कि कौन? उत्पादक। ठीक है, अब इनका बिहेवियर जो है, इनका व्यवहार जो है वो अलग होता है, भिन्न होता है। किस किस का? इन दोनों का। तो प्राइस से संबंधित होता है इनका व्यवहार। तो प्राइस अगर बाजार में इस प्रकार चल रही है तो डिमांड कैसे चलेगी? 1 पे 5 डिमांड करूंगा मैं, 2 पे 4 करूंगा, 3 पे 3 करूंगा, और 4 पे 2 और 5 पे 1। लेकिन जब मैं उत्पादक होता हूं सॉरी, जब मैं उत्पादक होता हूं तो क्या करूंगा? 1 रुपए पे 1 सप्लाई करूंगा, और 2 रुपए पे 2 सप्लाई करूंगा, 3 पे 3 करूंगा, 4 पे 4 करूंगा, और 5 पे 5 करूंगा। तो देखो दोनों अपोजिट चल रहे हैं। आप देखोगे कि जो डिमांड करने वाला पक्ष है और जो सप्लाई करने वाला पक्ष है, दोनों ही अपोजिट चल रहे हैं। जिस पॉइंट पे आके ये मिलेंगे वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? मूल्य निर्धारण। देखिए हो गया मूल्य निर्धारण। इस सिद्धांत की कल्पना, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है या कंक्लूजन है। हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ा तो हम क्या करेंगे? वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य निर्धारण करेंगे। ठीक है जी, चलिए इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में काफी चर्चा हो गई है, अब हम इसको जरा कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। इसको देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो हम समझते आ रहे हैं। अभी तक व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ा तो हमने देखा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में एकल इकाई या व्यक्तिगत इकाई की अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समूहों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और क्या दूसरा डिफरेंस क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में उदाहरण के लिए हम बात करते हैं
व्यक्तिगत आय की, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय की। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से डिफरेंस हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो एक दूसरे को अलग बनाती हैं। तो पहला अंतर का बिंदु हमारे पास है आधार, मतलब आशय। क्या है अंतर का आधार? हमारे पास आशय। व्यष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत चरों का अध्ययन करती है, जैसे व्यक्तिगत मांग, पूर्ति, कीमत आदि। मतलब व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत पूर्ति और व्यक्तिगत कीमत के बारे में चर्चा की जाती है, वो अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाती है। दूसरी होती है समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो समग्र चरों, समग्र मतलब समूह, एग्रीगेट, इकट्ठा कर दिया आपने, का अध्ययन करती है, जैसे कि समग्र मांग या कुल मांग, समग्र पूर्ति या कुल पूर्ति, सामान्य मूल्य स्तर, बाजार में सामान्य मूल्य स्तर क्या है, और अंत में क्या देखेंगे हम, राष्ट्रीय आय इत्यादि, राष्ट्रीय आय इत्यादि। तो जैसे वहां पे हम इनकम डिटर्मिनेशन कर रहे थे, मतलब वहां पे हम क्या कर रहे थे, प्राइस डिटर्मिनेशन कर रहे थे, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या करेंगे हम, राष्ट्रीय आय का डिटर्मिनेशन करेंगे, इसको निर्धारित करेंगे। ठीक है जी, चलिए दूसरा डिफरेंस क्या है देखते हैं हम। दूसरा डिफरेंस हमारे पास है अध्ययन का विषय। तो अध्ययन का विषय है, इसमें हम क्या करते हैं भैया, व्यक्तिगत इकाइयों, जैसे कि एक व्यक्ति, एक परिवार, एक धर्म या एक उद्योग का अध्ययन करेंगे। जबकि समष्टि में समूह की बात करेंगे या समग्र की बात करेंगे, अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन हम करने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तीसरा बिंदु हमारे पास है प्रतिनिधि सिद्धांत। यह सीमांत विश्लेषण या मूल सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। तो मूल सिद्धांत के बारे में तो मैं अभी आपको बता चुका हूं, मूल सिद्धांत क्या है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सीमांत विश्लेषण। तो पहले सीमांत विश्लेषण को समझना होगा, सीमांत विश्लेषण क्या होता है। जैसा कि इसका नाम से क्लियर है, सीमा अंत। उदाहरण के लिए यदि आप एक इकाई कंज्यूम करते हैं, तो हमने अभी देखा था एक इकाई अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमें उसकी कॉस्ट क्या आ रही थी, मेरे ख्याल से 1 रुपये आ रही थी। ठीक है, जैसे ही आपने दूसरी इकाई कंज्यूम की तो आपको कॉस्ट कितनी आ गई, 2 रुपये। तो यहाँ पे जो एडिशनल कंजम्पशन आपने किया, उसके जो आपने एडिशनल पेमेंट जो किया है, वो होता है सीमांत विश्लेषण। मतलब एडिशनल यूटिलिटी गेन करने के लिए या एडिशनल कंजम्पशन करने के लिए जो भी हम एडिशनल पे कर रहे हैं, वो सीमांत विश्लेषण कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में। यह आय व रोजगार सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। अब ये कैसे करता है, आय एवं रोजगार सिद्धांत का प्रतिनिधित्व, इसको समझना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जब मैं समष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहा हूं, और समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या देखते हैं, संपूर्ण इकाइयों की चर्चा की जाती है। संपूर्ण इकाइयों की जब चर्चा की जाएगी तो उसमें देखा जाएगा कि इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में कितना उत्पादन हो रहा है, और उसी श्रृंखला में हम देखेंगे कि कंजम्पशन कितना हो रहा है। तो उत्पादन और उपभोग दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो जितना ज्यादा उत्पादन होगा वही हमारी क्या बनेगी, राष्ट्रीय आय। अब उत्पादन ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि उपभोग ज्यादा होगा। मांग जितनी होगी उसके हिसाब से आपूर्ति होगी। तो मांग और आपूर्ति तो आपस में कनेक्टेड होते ही हैं, लेकिन इन दोनों से कनेक्टेड जो विषय होता है वो आपका राष्ट्रीय आय एवं रोजगार की हम बात करते हैं। क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हम ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकेंगे, और ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं, इसका मतलब हमारी राष्ट्रीय आय भी ज्यादा होने वाली है। इस प्रकार ये दोनों कनेक्टेड होते हैं। इसके बाद मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं तीसरे पॉइंट की, जो कि है उपयोगिता का। उपयोगिता के साथ देखेंगे हम चौथे पॉइंट में हम चर्चा कर रहे हैं उपयोगिता। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह व्यक्तिगत उपभोक्ता, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग आदि को अनुकूलतम स्थिति प्राप्त करने में सहायक होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था को अनुकूलतम स्थिति प्राप्त कराने में सहायक होता है। मतलब कैसे अनुकूलतम स्थिति की बात चल रही है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम बात करेंगे कि मुझे कितना प्रोडक्शन करना है। अगर मैं उत्पादक हूं तो मुझे यह समझना पड़ेगा कि मुझे कितना प्रोडक्शन करना है जिससे कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके। यदि मैं एक कंज्यूमर हूं तो मुझे यह समझना पड़ेगा कि मैं किस प्राइस पे कितना कंजम्पशन करूं जिससे कि मेरी संतुष्टि अधिकतम हो। इसकी चर्चा हम कहां कर रहे हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था में अनुकूलतम स्थिति की। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में अनुकूलतम स्थिति से आशय हमारा उस स्थिति से है जहां पे हमारी समग्र मांग जो है वो समग्र आपूर्ति के बराबर हो।
मतलब क्या? मतलब ये है कि जितना हम मांग कर रहे हैं, जितनी हमारी जरूरत है, यदि उतना हमारा प्रोडक्शन है तो इसको हम अनुकूलतम स्थिति बोलेंगे। उसका विश्लेषण जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। पांचवा पॉइंट है व्याख्या। यह व्यक्तिगत इकाइयों में उच्चावाचन की व्याख्या करता है, जबकि यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था में उच्चावाचन की व्याख्या करेगा। ठीक है जी, 5 अंतर अभी तक हमने व्यष्टि और समष्टि में देख लिए हैं। अब बात करेंगे हम छठवें अंतर की, सरलता, जटिलता या महत्व। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो अपेक्षाकृत सरल है। क्यों भैया सरल है? क्योंकि यहाँ पे व्यक्तिगत इकाई के बारे में बात करना है, एक इकाई के बारे में बात करना है, तो आंकड़ों का विश्लेषण करना आसान होता है। लेकिन जैसे समष्टि पे आते हैं तो समूह की चर्चा करनी है, समूह के आंकड़ों का हमें विश्लेषण करना होता है, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, जटिलता पाई जाती है इसमें। आंकड़ों का संग्रहण ही सबसे बड़ी जटिलता तो वहाँ पे होती है। फिर बात करते हैं हम महत्व की। इसका महत्व व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान व नीति निर्धारण तक सीमित है। ठीक है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारण में इसका महत्व नहीं होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र हमें ये सब डायरेक्ट या गाइड नहीं करेगा, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र क्या करेगा, यह राष्ट्रीय आय, क्योंकि उसकी गणना की जाती है, उसको पता लगाया जाता है कितनी होती है हमारी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारण में महत्व रखता है। कौन? व्यष्टि अर्थशास्त्र नहीं रखता है और समष्टि अर्थशास्त्र रखता है। चलिए जी, इसके बाद आता है हमारे पास समस्या निदान। यह विश्वव्यापी आर्थिक समस्याओं जैसे कि बेरोजगारी, मुद्रा प्रसार, आर्थिक विकास आदि के निदान में सहायक नहीं होता। तो कौन होगा? यह समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। आर्थिक समस्याओं का समाधान किसका विषय है? समष्टि अर्थशास्त्र का है, क्योंकि ये तो व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करेगा। संबंध, इसका संबंध मूल्य विश्लेषण से होता है और इसका संबंध आय विश्लेषण से होता है। ठीक है, तो ये डिटेल में चर्चा करेंगे। मूल्य विश्लेषण की चर्चा हमने कर ली है और आय विश्लेषण कैसे होता है उसकी चर्चा हम समष्टि अर्थशास्त्र जब पढ़ेंगे उसके अंतर्गत की जाएगी। तो ये डिफरेंसेस थे व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में। आज के लिए इतना ही। मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम एवं इंग्लिश माध्यम में आपके लिए लेके आता है CBSE, NTEC, ओलंपियाड, CUT, स्पोकन इंग्लिश, CBSE हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड। इन सभी पे हमारे पास फ्री में वीडियोस अवेलेबल होते हैं, जहां पे आपको जिसके लिए कोई भी चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए जुड़े रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच।